Hello friends, you are most welcome on Pankaj Vidhi Prabha YouTube channel. That is a forum of Pankaj Vidhi Prabha Private Limited. I am Pankaj Kumar Tripathi here, going to discuss on comparison of the Indian Evidence Act 1872 versus the भारतीय साक्ष्य बिल 2023. मित्रों, मैं पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि जो प्रस्तावित विधेयक है जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, यदि यह पारित हो गया तो हमारे पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस रूप में बदल देगा। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल यानी 18 अगस्त 2023 से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन का इंटरव्यू होने जा रहा है। ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए, उन प्रतिभागियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी लोग प्रैक्टिस में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं या अन्यथा कहीं से भी जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जजेज ही हों, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये बदलाव है और इस नाते ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नए विद्यार्थियों को जो इतने बड़े विधि में बदलाव को देखकर चिंतित हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आसमान में घटाएं चाहे घिरें जितनी, आसमान में घटाएं चाहे घिरे जितनी, पर होगी नहीं रात सूरज जो कहीं है। तो जब शिक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस अधिनियम पर तो मैंने ग्रिप बना लिया था, इस पर मैंने नियंत्रण बना लिया था, ये जो नया विधेयक आएगा मुझे फिर से पढ़ना समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के आलोक में 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक ये है और दूसरी एक इसी का इंग्लिश वर्जन है। ओके, आई हैव रिटन 2 बुक्स इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। वन इज इन हिंदी मीडियम एंड अनदर इज इन इंग्लिश मीडियम, और ये दोनों ही आपको उपलब्ध है। तो आप बिल्कुल चिंतित न हो, अपने 20 वर्षों के अध्यापन अनुभव से मैं आपको इस बदलाव को बहुत सरलता से समझा दूंगा। चलिए देखते हैं। तो आज का शीर्षक है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वर्सेस द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और इस चर्चा में हम बहुत अंदर के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इसके रूपरेखा पर चर्चा करेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये बिल नंबर 123 ऑफ 2023 के रूप में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ दिनों तक ये पूछा जाएगा, बाद में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कुछ दिनों तक पूछा जाएगा। दूसरी बात, इस एक्ट के ड्राफ्टमैन कौन है? सर जेम्स स्टीफेन। और ये अधिनियम, जो पुराना अधिनियम आपका है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अधिनियम माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं, सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट इनैक्टमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्रिसाइज फॉर्म में है, संक्षिप्त रूप में है और बहुत ही एक्यूरेट लिखा हुआ है। इसमें कुछ ऐसी कमी नहीं थी कि इसको हटाया जाए। तो क्या संशोधन करके नया इसके जगह पे इसका प्रतिस्थापन करके, रिप्लेस करके, क्या इसे खराब किया जा रहा है या कुछ इसको और अच्छा कर दिया गया है? चलिए इसकी चर्चा करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, which is Act number 1 of 1872, with the outer structure of the Bharatiya Sakshi Bill 2023 as introduced Bill number 123 of 2003 in Lok Sabha। देखते हैं, वैसे पारित होने के बाद कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं अपने मूल विषय पर। मेरा आपको एक सजेशन होगा, आपसे एक अपेक्षा होगी कि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुराना बैरक लेकर बैठिए। पुराना, अभी तो खैर पुराना खाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ये आज के दिन पर ये प्रभाव में है, तो इसको साथ में लेकर बैठिए। खासकर जिन लोगों को कल से इंटरव्यू देने जाना है, दे मस्ट हैव विद देयर हैंड इन देयर हैंड। ओके, इसको लेकर बैठिए, मैं जो कहने जा रहा हूं सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, इस अधिनियम में कितने पार्ट हैं? सो दिस इज पार्ट नंबर 1
इसको अगर हम यहाँ देखते हैं इस एक्ट में, पुराने एक्ट में कितने पार्ट हैं, इस बिल में देखते हैं पुराने एक्ट में कितने पार्ट हैं। पुराने एक्ट में 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स इन द एग्जिस्टिंग एक्ट। जो आज अधिनियम लागू है 372 का, मैं उसको अब पुराना बोलूँगा, अदरवाइज चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। तो पुराने अधिनियम में, जबकि पुराना नहीं है, फिर से समझिए, इस नाते मैं इसका अर्थ लगा दे रहा हूँ कि पुराना का तात्पर्य जो आज के डेट पर है लेकिन जिसको बदला जाने वाला है। तो जो पुराना है उसमें देयर आर 4 पार्ट्स। देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स, सॉरी, इन द न्यू देयर आर 4 पार्ट्स। नए बिल में 4 पार्ट्स है, जबकि पुराने अधिनियम में 3 पार्ट्स, देयर आर 3 पार्ट्स। तो यहां पर अंतर क्या है, यहां एक बहुत अच्छा अंतर किया गया है, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग एक्ट में पार्ट 1 में चैप्टर 1 को भी रखा गया था, जो पार्ट 1 की हेडिंग से मैच नहीं करता था। तो चैप्टर 1 को एक अलग पार्ट दे दिया गया, क्योंकि चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी यानी इंट्रोडक्टरी है, वो परिचयात्मक है, जबकि पार्ट 1 की हेडिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है इस एक्ट में। इस बिल में भी वो चैप्टर नंबर 2 में ही है। इस नाते एक एक्स्ट्रा पार्ट आगे की तरफ बना दिया गया, चैप्टर 1 को अलग करके पार्ट 1 के तहत कर दिया गया। इस नाते पुराने एक्ट में, एग्जिस्टिंग एक्ट में जहां केवल 3 पार्ट्स हैं, वहां इस नए एक्ट में 4 पार्ट्स हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए हैं लेकिन कोई प्रोविजन नहीं बढ़ाया गया है। ओके, फिर से समझिए, आपके आज 1872 1872 के एक्ट में 3 पार्ट्स हैं, वो थोड़ा सा गलत तरीके से क्लासिफिकेशन के कारण है, क्योंकि चैप्टर 1 को पार्ट 1 में रखा गया है, जिसकी हेडिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ओके, जबकि चैप्टर 1 इस हेडिंग से गवर्न नहीं होता, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये देखिए, चैप्टर 1 को इसी के नीचे रख दिया गया। चैप्टर 1 क्या है, प्रिलिमिनरी है, और चैप्टर 2 है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो नए बिल में इसको पार्ट 1 को बिना किसी हेडिंग के रखा गया है, पार्ट 2 यहां कर दिया गया और उसकी हेडिंग यही रख दी गई, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इस तरह से 4 पार्ट हो गए, ठीक है, 4 भाग हो गए पुराने अधिनियम की तुलना में, ठीक है। अर्थात संख्या भागों की भले बढ़ गई, लेकिन इसका कोई सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए यहां पे पार्ट 1 की कोई हेडिंग नहीं है, आप देखिए पार्ट 1 की कोई हेडिंग नहीं है। पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। ये अच्छा है बुरा है, जी हाँ, मैं इसकी तारीफ करूंगा एक ड्राफ्टमैन के नाते। ये अच्छा है क्योंकि पार्ट 1 की जो पहले हेडिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो पुराने एक्ट में है, उसमें चैप्टर 1 नहीं फिट बैठ रहा था। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी यानी इंट्रोडक्टरी प्रोविजन है, एक्ट का नाम क्या है, लागू कब होगा, और इसके डेफिनेशन पार्ट है। इसको रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में रखना ठीक नहीं था, लेकिन स्टीफन साहब ने रख लिया था, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं कि वो एक्ट बहुत अच्छा है। तो पार्ट 2 चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। आप कहेंगे पार्ट 2 की कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पार्ट 2 में एक ही चैप्टर है, ठीक है। पार्ट 1 में एक चैप्टर, इस नाते पार्ट 1 की कोई हेडिंग नहीं। नए बिल की बात कर रहा हूं, पार्ट 2 में भी एक ही चैप्टर, इस नाते उसकी भी कोई हेडिंग नहीं। जो उसके चैप्टर की हेडिंग है वही उसकी भी हेडिंग मान लीजिए। ओके, वेरी गुड ड्राफ्टिंग। बट पार्ट 3 में कई सारे चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 3 to 6 आएगा मेरी समझ से, ठीक है। सो वाई पार्ट 3 की अपनी एक हेडिंग है ऑन प्रूफ, और फिर उसके बाद इसमें देखिए चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 तक आना चाहिए, जैसे पहले आ रहा था जो पार्ट 2 में था, चैप्टर 6। फिर चैप्टर 7 से एक अलग पार्ट बनेगा, पार्ट 4 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, इसमें आएगा चैप्टर 7। तो देखिए जब किसी एक पार्ट में कई चैप्टर आ रहे हैं तब उस पार्ट की एक कॉमन हेडिंग दी जा रही है। वेरी गुड ड्राफ्टिंग। ओके, एक शिक्षक के नाते, एक अधिवक्ता के नाते मैं इस क्लासिफिकेशन की तारीफ करता हूं। चैप्टर 7 एज इट इज जैसे था वैसे है, बस पार्ट नंबर यहां बदला है। पार्ट 3 था पहले, यहां 4 हो गया, और कहीं किसी चैप्टर में बदलाव नहीं हो रहा, सेक्शन में बदलाव हो रहा है, जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। चैप्टर 7, 8 स्टॉपेल पहले भी
8 में था, आज भी 8 में है। 9 ऑफ विटनेस, पहले भी चैप्टर 9 में था, आज भी 9 में है, ठीक है। 10 ऑन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, पहले भी चैप्टर 10 में था। एंड 11 द लास्ट चैप्टर ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब देखिए, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। यहां पे हेडिंग क्या है इसकी? फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग तो सही कर दिया, फर्स्ट पार्ट की, लेकिन लास्ट चैप्टर की, चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 170, रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग क्या इस हेडिंग से मैच कर रहा है? जी नहीं। तो इसको कहां रखना चाहिए था? इसको चैप्टर 1 में रखना चाहिए था, प्रिलिमिनरी में रखना चाहिए था। मैं इसकी आलोचना करता हूं एक शिक्षक के नाते, एक अधिवक्ता के नाते, विधि के एक विद्यार्थी के नाते, दैट सेक्शन 170 शुड बी प्लेस्ड इन चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, अदरवाइज बिकॉज इट डज नॉट मैच विद द हेडिंग ऑफ चैप्टर 11। इसकी हेडिंग से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या इसको चले हम संसद में बदल दें? नहीं, दिस इज जॉब ऑफ द पार्लियामेंट्रियंस। तो मेरा जॉब क्या है? एज अ टीचर आई हैव टू क्रिटिसाइज। इस क्रिटिसिज्म से क्या होता है? दो बातें होती हैं। एक तो आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग समझ में आती है, क्योंकि जो फ्यूचर के ड्राफ्ट मैन होंगे वो कौन पैदा करेगा? हम शिक्षक ही तो पैदा करेंगे। और दूसरा कि आपका ध्यान चला जाएगा मेरी आलोचना के कारण से, तो आपको याद हो जाएगा ये प्रोविजन। और द शेड्यूल, एक अनुसूची है, देखते हैं अनुसूची में इन्होंने क्या रखा है। हम जरा सा इस अधिनियम के लास्ट पार्ट पे जाते हैं, मुझे एक बार जाने दीजिए। देखते हैं स्केड्यूल में इन्होंने क्या लिखा है, कुछ है कि नहीं है, क्योंकि हेडिंग में एक स्केड्यूल दिखा रहे हैं ये। चैप्टर 11 सर्टिफिकेट, सेक्शन 63(4) से जुड़ रही है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट आ रही है, ठीक है। और 63(4) क्या है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 63(4) नए एक्ट में, क्योंकि ये उससे जुड़ रही है इसके ड्यूल से। 63 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में एक एफिडेविट की बात है, ठीक है। सो वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन क्रिएटिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर दैट पीरियड एज मेंशन्ड इन सेक्शन इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 वाज रेगुलरली परफॉर्म्ड बाई मीन्स ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस वेयर इट स्टैंड एलोन मोड, ठीक है। इसी के बारे में जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई मटेरियल तैयार करते हैं, तो उस पर एक एफिडेविट देने की बात है, उसी के लिए स्केड्यूल जोड़ा गया है, ठीक है, जो पहले नहीं था, पुराने अधिनियम में नहीं था। तो फॉर्मल देखें तो क्या बदलाव है, चैप्टर को जो पहले 3 थे अब 4 कर दिए गए, लेकिन कोई अलग से प्रोविजन नहीं जोड़ा गया है। सेक्शन 170 में पुराने एक्ट को रिपील कर रहे हैं, ठीक है, और उसके तहत चल रही कार्रवाई को सेव कर रहे होंगे, इसी नाते उसको रिपील एंड सेविंग क्लॉज कहा गया है। सेक्शन 170 आखिरी सेक्शन 170। अब हम सेक्शंस पे चलते हैं, कुल कितने सेक्शंस हैं। तो पुराने एक्ट में 167 सेक्शंस थे, नए एक्ट में, नए बिल में अगर ये पास होता है तो इसमें 170 सेक्शंस हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 3 सेक्शंस बढ़ गए, लेकिन ये गलत है, 3 सेक्शन बढ़े नहीं हैं,
बल्कि 14 सेक्शन कम हो गए हैं। जी हाँ, 14 धाराएं कम की गई। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? तो पहले पुराने एक्ट में कितनी धाराएं थी ये जानिए। हाउ मेनी सेक्शंस इन द एग्जिस्टिंग एक्ट, पुराने का मतलब एग्जिस्टिंग एक्ट में कितनी कुल धाराएं हैं, पहले इसको जानिए। दो एज लास्ट नंबर देर आर 167 सेक्शंस इन द एग्जिस्टिंग एक्ट। 1872 के एक्ट में 1872 लास्ट सेक्शन है 167, इसमें से सेक्शन नंबर 2 रिपील है, तो टोटल कितना बच गया? टोटल हो गया 166। बट 18 सेक्शंस इंसर्टेड हैं, 18 सेक्शंस जो हैं न्यूली इंसर्टेड हैं, ऐड किए गए हैं। जैसे सेक्शन 22A, सेक्शन 45A, 47A, 53A, 65A, 65B, 67A, 73A, ऐसे करके 81A, BC, 85A, BC, 90A, ठीक है। फिर इसके बाद 113A, 113B, 114A, तो ऐसे करके आप देखेंगे तो 18 धाराएं जोड़ी गई हैं अलग से। तो 166 प्लस 18, 167 में सेक्शन 2 रिपील है, ये हटा दी गई है, निरसित है। और ये क्या है? ये जोड़ी गई हैं। तो एक धारा हटा दी गई, 167 कुल धारा, 167 टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो कितनी बची? 166। सेक्शन 2 रिपील है, 1938 में रिपील किया गया था, इसको 1938 में हटा दिया गया था। तो कुल कितनी बची? 166। फिर बाद में 18 धाराएं जोड़ी गई हैं, जो कि मैंने भी बताया, 22A, 45A, 45B, 53A, ठीक है, 65A, 65B, 67A, 73A, ऐसे करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो टोटल 18 धाराएं जोड़ी गई हैं। अब इन 18 को जोड़िए इसमें, क्योंकि ये भी तो इसी अधिनियम की पार्ट हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 6 1 7 1 8, 184 सेक्शंस हैं। सो इन द एग्जिस्टिंग एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देयर आर 184 सेक्शंस ऑफ ऑपरेटिव नेचर। प्रवर्तनीय प्रकृति की 184 धाराएं हैं। कुल संख्या अगर धाराओं की देखें तो 185 है। 84 85 जो भी मान लीजिए, धारा 2 निश्चित है बट संख्या में आ रही है, तो जो भी आप मान लीजिए। आज कितना हो गया? 170। आज कितना कर दिया? 170। तो कौन कह रहा है कि धाराएं बढ़ गई? धाराएं कम हो गई। एक धारा तो बढ़ानी ही पड़ेगी 170, जो 2 की जगह पे थी। 2 में भी पुरानी लॉ को रिपील किया गया था, इसमें भी ये हिस्टोरिकल हो जाएगी कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर हम देखें तो टोटल 14 धाराएं कम हो गई, 14 सेक्शंस, टोटल 14 सेक्शंस कम किए गए संख्या के आधार पर। अब ये 14 धाराएं कहां से कम हो गई? एक तो बढ़ रही है 170, तो बढ़ नहीं रही है वो सेक्शन 2 को देखें। अगर हम ये 150 मान लें तो कुल 13 धाराएं कम हो रही हैं, 15 धाराएं कम हो रही हैं, 15 धाराएं कम हो रही हैं, एक धारा बढ़ रही है 170। जो 170 इसमें लिखी गई वही पहले सेक्शन 2 में थी। इसी नाते मैं कह रहा हूं कि उसको प्रिलिमिनरी में इनको रखना चाहिए, 170 को प्रिलिमिनरी में रखना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है। अगली बात, तो जब ये एक धारा यहां, इसको छोड़ते हैं, ये धाराएं कम कैसे हुई हैं? क्या धाराओं के कम होने से विषय कम हो गया? जी नहीं। बहुत सी ऐसी धाराएं थीं, जो बहुत से ऐसे विषय थे जो एक धारा में आ सकते थे, लेकिन जिस पर कई धाराएं खर्च की गई थी। जैसे पुलिस से किया गया कॉन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, कॉन्फेशन मेड ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी, ये दोनों ही रिलेवेंट है। तो फिर दोनों को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी? और इन दोनों का एक्सेप्शन सेक्शन 27 था एग्जिस्टिंग एक्ट में। आज के अधिनियम में धारा 25, 26 और 27, इन तीनों को एक में कर दिया गया। सेक्शन 4 प्रिजम्पशन को डिफाइन करती है। तो जब डेफिनेशन क्लास सेक्शन 3 है तो फिर अलग से एक धारा लगा के प्रिजम्पशन को क्यों डिफाइन किया गया? तो वहाँ से एक धारा खर्च की गई। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे, ऐसे ही
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित धाराएं जो ए बी करके थीं वो सब उसमें मर्ज की गई हैं, तो बहुत सी धाराएं कम हुई हैं। ठीक है, बेसिक जो धाराएं कम हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उदाहरण देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, एक आपको सारी धाराएं ज्यों की त्यों लगभग हैं, बस कुछ चीज़ें बदल गई हैं। एक चीज़ ऐसी है, एक पुराना प्रावधान ऐसा है जिसकी धारा जहां की तहां पड़ी हुई है, पहले उसको मैं बता दूं। पब्लिक डॉक्यूमेंट, द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्ट 1872। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट आज के एक्ट में किस सेक्शन में है? पब्लिक डॉक्यूमेंट ये आज के एक्ट में किस धारा में है? 74 में है। नए बिल में भी ये 74 में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नए बिल में भी ये 74 में है, सेक्शन 74 में ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बस अंतर क्या हुआ कि अब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों डॉक्यूमेंट 74 में कर दिए गए। तो मैं कहूंगा कि सेक्शन 74 को आप माइलस्टोन बनाइए, मील का पत्थर बनाइए, और देखिए कि 74 से ठीक पहले कितने नए सेक्शंस जोड़े गए थे, जैसे 22A, 45A, 47A, 65A, 65B, 67A, 73A, इतने सेक्शंस नए जोड़े गए थे पुराने एक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी 74 जहां है वहीं आ गया। ठीक है, तो यानी उतने प्रोविजन जो ABCD करके नए जोड़े गए थे उनको उन्हीं में मर्ज कर लिया गया। कैसे मर्ज किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेक्शन 25, 26, 27 इन तीनों को एक सेक्शन में कर दिया गया। इसकी मैं तारीफ करूंगा एक सेक्शन में कर देने से, क्योंकि 27 किसका एक्सेप्शन है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था। ऐसा लगता था बैठ पढ़ के कि वो 26 का एक्सेप्शन है, लेकिन पुलकुरी कोटैया के केस में प्रीवी काउंसिल ने या देवमोहन उपाध्याय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि वो धारा 25 का भी अपवाद है, कहीं कहीं स्पष्ट किया गया कि धारा 24 का भी अपवाद है। तो जब एक साथ वो है तो उसको एक साथ रख दिया जाए। तो 25, 26, 27 इन तीनों को एक में कर दिया गया है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो। 74 को आप माइलस्टोन बनाइए। ठीक है, सेक्शन 74 को आप माइलस्टोन बना लीजिए। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट पहले था, 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट था। अब देखिए संख्या यहां से भी कम होगी, तो 75, 74 को एक में कर दिया गया, संख्या कम हो गई। ऐसे करके संख्या को कम किया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए अलग धाराएं लिखी गई थी ठीक बगल में। अब 74 और 75 जो आज के एक्ट में क्या है? 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, फिर 75 में लिखा है कि द डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट। वे दस्तावेजें जो लोक दस्तावेजें नहीं है, प्राइवेट दस्तावेज हैं। आज क्या किया गया? 74 में ही सबसेक्शन 1 पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 74, द सेम सेक्शन। तो 74 को आप माइलस्टोन बनाइए। ये एकमात्र धारा है जो पुरानी संख्या पर फिट हो जा रही है, पुरानी संख्या पर फिट हो रही है, और कोई भी प्रोविजन अपने पुरानी संख्या पे फिट नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि अभी मैं अंदर जाकर नहीं देखा हूं, लेकिन लगभग पुराने एक्ट को ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो क्या ये अच्छी बात है? जी हाँ, ये मेरी समझ से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और जो 20 वर्षों से मेरे पढ़ाने का अध्यापन का अनुभव है, मैंने ये पाया था कि जो हमारे यहाँ साक्ष्य अधिनियम प्रचलित है, जो चल रहा है, उसके प्रोविज़न बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं। मुझे तो डर था कि कहीं ऐसा न हो, मुझे ही नहीं बहुत से लोगों को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ इसमें पुरानी बहुत प्राचीन किताबों से साक्ष्य विधि लिख दी जाए। जैसे मैं किसी धार्मिक पुस्तक का यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मनुस्मृति पढ़ी है।
धार्मिक पुस्तकों में ये मिलता है कि साक्षी से शपथ दिलाई जाएगी और उससे बयान लिया जाएगा। यदि उसके साक्ष्य देने के कुछ दिनों के भीतर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसका कोई पशु मर जाता है, उसके परिवार में कोई मर जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि उसने झूठ बोला। मैं थोड़ा सा विषय से बाहर जा रहा हूं, यह लिखा हुआ है। आज भी आप देखते होंगे लोग सच बात पे भी कसम नहीं खाते हैं, अपनी औलाद का, अपनी संपत्ति का, अपने ऊपर कसम खाने से लोग हटते हैं। आप देखिए भी कोई सच बोलेगा मुझे, मैं अपने बेटे की कसम खा रहा हूं, पड़ोसी लोग उसके शुभचिंतक डांटते हैं, ऐसा मत करो। क्यों? मैं सच बोल रहा हूं। जी नहीं, इसका दुरुपयोग हुआ। गवाह ने सच गवाही दी, लेकिन पुस्तक में क्या लिखा था कि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो ईश्वरीय प्रकोप से उसका कोई न कोई नुकसान होगा। तो जो शातिर दिमाग लोग थे उन्होंने खुद से उसका नुकसान कर दिया, और तब शक भी उन पे नहीं जाएगा। जैसे उसके पशु को जहर दे दिया, अब पशु मर गया, लोग कहेंगे वो ये तो झूठी गवाही दिया था। शायद वैसे वो मर जाए तो लोग खोजने भी जाएं कि कोई जो है जहर दिया होगा, लेकिन यहां तो कोई खोजेगा भी नहीं, उसने गवाही दी इस नाते। तो ऐसी गवाहियां देकर कौन अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पशु संपत्ति को जोखिम में डालेगा? ऐसा बहुतायत में हुआ होगा, तभी आज हमारे समाज में एक सोच विकसित हो गई है कि अपने परिवार के लोगों की या बच्चों की या इनकी कसम मत खाइए। कोई भी सोच यूं ही नहीं डेवलप होती है। अगर वो यह रहता कि ईश्वर अगर सही बोलेगा तो ईश्वर साथ खड़े होंगे, झूठ बोलेगा तभी केवल नुकसान होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो लोग कहते कि अगर आपको लग रहा है, अगर आप जानते हैं कि ये झूठ है और आप जो कह रहे हैं सच है, तो बिल्कुल अपने बच्चों की लाकर कसम खा लीजिए। लेकिन नहीं, फिर भी लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम तो सच बोल रहे हैं, सच्ची कसम खा रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे के साथ कुछ गलत करके हमें समाज में दोनों तरफ से नुकसान कर दिया जाएगा। एक तो बच्चे का नुकसान, दूसरे हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान, और सब मान जाएंगे कि झूठ बोला। तो ऐसे किसी साक्ष्य को न स्वीकार कर लिया गया हो, न बनाया जाए, मुझे इसका डर था, बहुतों को ये डर था, क्योंकि इस समय परंपरावाद पूरे दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है। परंपरावाद, पीछे की तरफ लौटो, पीछे की कुरीतियों को भी लोग जस्टिफाई कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हम पीछे नहीं गए हैं। अगली बात है, तो क्या इस अधिनियम को बदलने की जरूरत थी जब ज्यों का त्यों रख दिया गया है? नहीं भी बदला जाता तब भी कोई बात नहीं होती। संख्या हम सारी याद किए हुए हैं, जो ABCD जोड़ दी गई तो भी याद है सबको। ऐसा कुछ भी ऐसा बदलाव आउटर स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं दिख रहा है कि जिससे कहा जाए कि इसमें बदलाव है। यह अधिनियम पुराना ही है, उसको बस एक नए नाम से डाल दिया गया है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1872, 28 उधर 23 इधर, यानी लगभग 51 साल और 100 साल, कि 151 साल पुराना कानून बदल दिया गया, वो केवल और केवल नाम बदलने की बात को, बदलाव की बात कह के खुश हो रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बदला गया है जिससे इसको इस तरह का कोई बदलाव माना जाए कि अंग्रेजों ने जो बनाया हुआ अब वो समय के साथ पुराना हो गया, इस नाते नया बनाया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। आप अंदर देखिएगा, हेडिंग केवल देखिए, सारी धाराओं की हेडिंग वही है, धारा संख्या केवल बदल गई है, अंदर भी सब कुछ वही है। बस कहीं इलस्ट्रेशन के तौर पे जहां कहीं गोवा लिखा था, लद्दाख लिख दिया गया है। तो ये कह देना कि अंग्रेजों का कानून पुराने का हो जाने के कारण से बदल देने लायक है, ये गलत है। पहली बात तो कि ये सोच ही अपने आप में गलत है कि क्योंकि वो चीज़ पुरानी है इसलिए बदल दो। रामचरितमानस 500 साल पहले का लिखा हुआ है, 700 साल पहले, 800 साल पहले का, तो बदल दिया जाए? ये तो गलत बात है ना। उसमें एक नायक को नायकत्व करते दिखाया गया है, उसका त्याग दिखाया गया है, इसी नाते वो हमारे आदर्श बनते हैं, हम क्यों बदल दें उसको? वो हमेशा आदर्श रहेगा। वैसे इस अधिनियम में तार्किकता के आधार पर साक्ष्य की बात की गई है, साक्ष्य संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इस नाते इसको पूरी तरह बदल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मेरा काम यहाँ है इस अधिनियम को बताना कि अधिनियम में क्या बदला गया। एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो है कि इसका नाम केवल और केवल हिंदी भाषा में रखा गया है,
जबकि हमारे यहाँ 2 भाषाओं में किसी अधिनियम के नाम की परंपरा थी। ठीक है, अगर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छा है, मैं स्वयं एक हिंदी भाषी हूँ, लेकिन यह देश पूरा का पूरा देश हिंदी भाषी नहीं है, इस नाते इसका नाम एक कॉमन लैंग्वेज में होना चाहिए था। ठीक है, इसका नाम भारतीय साक्ष्य बिल है, जो पारित होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा। यानी अब इसका नाम BSA रहेगा, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका नाम इंडियन एविडेंस एक्ट, आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंग्लिश में ही हिंदी नाम को स्वीकार किया गया है। तो अगर हम भाषा के आधार पर देखें तो हिंदी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में रखने का काम किया गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सेंटीमेंट्स को देखें या ये देखें कि दुनिया के और लोग भी भारत के कानून को खोजें तो पकड़ लें, क्योंकि हम लोग गूगल करके दुनिया भर के कानूनों को देखते हैं। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके कंटेंट को सब कुछ प्रदर्शित कर सके। फिर भी जो कुछ भी हुआ है मैं इससे सहमत हूं और इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है जो निराशाजनक है, बल्कि कुछ बदलाव जैसे सेक्शन 25, 26, 27 का बदलाव है वो बहुत ही अच्छा बदलाव है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आपको धाराएं कैसे आपको याद करनी है, जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं। पुराना बैलेट हाथ में रखिएगा। चैप्टर 1 में पहले 4 धाराएं थी, अब केवल 2 कर दी गई। क्यों 2 कर दी गई? क्योंकि धारा 2 तो निरसित ही थी और सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन की डेफिनेशन थी, 3 में डेफिनेशन अदर क्लॉजेज की थी, तो 3 और 4 को एक में कर दिया गया। 2 रिपील था, 2 को हटा दिया गया और 4 को हटा दिया गया, तो 2 धाराएं बची 1 और 2। जो चैप्टर 2 के सेक्शन 5 में था उसको यहाँ 3 में लिखा गया। यहाँ हेडिंग बहुत अच्छी कर दी गई। पहले ये क्वेश्चन आता था कि रिलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो लोग कहते थे 5 to 55, ये गलत था, 5 में नहीं है, 6 to 55 था। इसको क्लियर कर दिया गया। सेक्शन 3 को जो 5 को रिप्लेस करता है तो सेक्शन 3 को अलग रख दिया गया। फिर इसके बाद हेडिंग रख दी गई सबकी। जैसे पहले सेक्शन 6 to 16 की कोई हेडिंग नहीं थी, 17 to 31 की हेडिंग थी एडमिशन कॉन्फेशन, 30 to 33 की हेडिंग थी, 34 to 39 की हेडिंग थी, 40 to 44 की हेडिंग थी, 45 to 51 और 52 to 55 इतने क्लासेस बने हुए थे, क्लॉजेस बने थे, उनकी सब हेडिंग्स थी। लेकिन जो शुरू में था पुराने एक्ट में आप देखेंगे 6 to 16 की कोई हेडिंग नहीं थी, कॉमन हेडिंग नहीं थी, वो ऐसे बिना हेडिंग के था। लेकिन इसको यहाँ दूर कर दिया गया। सेक्शन 3 को अलग कर दिया गया जो पहले की सेक्शन 5 की जगह ले रही है। ये सेक्शन 5 है पुराने एक्ट में। मैं आपको सारी धाराओं का यहाँ संख्या लिख सकता हूँ। 5 ये हो जाएगा यहाँ पुराने में 6 to 16 कितनी धाराएं हैं? 11। तो 11 देखिएगा 4 से 14 तक जाएगा, ये 100% श्योर हूँ। ठीक है, ये 4 से 14 यानी एज इट इज उतनी धाराएं लिख दी गई हैं जितनी वहां थी। जितनी वहां थी उतनी पूरी की पूरी लिख दी गई हैं। ठीक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये देखिए 4 to 14 ये क्या कर रहा है? 6 to 16 की जगह पे है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। क्लियर? बिल्कुल कहीं कोई एक भी धारा नहीं बदली गई। अब इलस्ट्रेशन केवल मैंने नहीं पढ़ा है, मैं अंदर पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला गया। हेडिंग कोई नहीं बदली गई है। तो जो 5 to 16 था अब वो 3 to 16 हो गया है। ओके, जो 5 to 16 था वो 3 to 14 हो गया है। अगली बात, एडमिशंस। यहां पे पहले क्या था इसको देख लेते हैं। एडमिशंस पहले शुरू हो रहा था सेक्शन 17 to 31 तक जा रहा था। 17 में इसकी डेफिनेशन थी तो 2 धाराएं कम कर देंगे, ये हो गया 17, ये 18, ये 19, ये 20। ठीक है, ये हो गया 21। ठीक है, अब जरा यहां थोड़ा सा अंतर हुआ है। ये पहले 22 था, नहीं ये 23, ठीक है सही है 23। ये जो है 22 एंड 22A दोनों को कर दिया 20 में।
तो जो 22A था उसको 20 में ही यानी उसी सेक्शन में मर्ज कर लिया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में था उसी में मर्ज कर लिया गया। यहाँ 17 से 31 अगर देखेंगे तो कितनी धाराएं हो जाएंगी, तो 17, 18, 19, 20 इधर 4 और 11, 15 धाराएं हैं टोटल ये। अब आप देखिए 15 से जाएगा ये 29 तक। अगर ये 29 तक जा रहा है तो ज्यों का त्यों है। हाँ 15 से 25, 11 सॉरी 15 नहीं, पहले कितना था, पहले था 17 to 31, ठीक है। तो पहले कितनी धाराएं थी, हाँ ये 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 4 धाराएं और 11 यहाँ, तो कुल कितनी थी 15 धाराएं। मैं क्या जोड़ रहा था, 15 धाराएं पहले भी थी, अब कितनी हैं, अब जरा देख लेते हैं कितनी हैं। इसमें एक धारा शायद बढ़ी है, तो 15 से 25, नहीं इसमें धाराएं कम की गई हैं, ठीक है। हाँ अरे वो कम तो होंगी ना, जो कॉन्फेशन पे मैं कह रहा था 15 से 25 इस 11 धाराएं कर दी गई। तो पहले जो 15 धाराएं थी अब वो 11 धाराएं हो गई हैं। यहाँ पर 15 से 25 यानी कि कुल 11 धाराएं हैं। इसी में कुछ धाराएं कम की गई, इसको हम देखते हैं कहाँ कम की गई हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, यहाँ देखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया सेक्शन 17, पुराना 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 एंड 22A, ये 23, यहाँ तक हो गया एडमिशन का, ठीक है। एडमिशन अब 15 to 21 हो गया, जो पहले 17 to 23 था। 2 धाराओं की कमी थी, 2 धाराएं ही कम हैं आज भी, ठीक है। मतलब 2 धाराएं केवल गैप पे करके पूरा कर दिया गया। लेकिन अब आते हैं कॉन्फेशन पे। कॉन्फेशन पे पहले धारा 24 से 29 तक था। पहले कॉन्फेशन कहाँ तक था, 24 से 30 तक था। पहले कॉन्फेशन चलता था 24 से 30। अब कहाँ है ये है 24। कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ये आपको बता दें, ये है आपका 25, 26, 27, ये 3 धाराएं एक में आई। 24 ज्वाइंटली ट्रायल, ये सेक्शन 30 है और ये 31 है, यानी 28, 29 को यहां रख दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। जरा मैं देख लेता हूं कि क्या 22 में 24 के साथ साथ 28, 29 को भी रखा गया है। देख लेते हैं कि क्या 22 में रखना भी चाहिए। 28, 29 का अलग से कोई इंपॉर्टेंस था नहीं। एस, वेरी गुड, इसी में रख दिया गया, ठीक है। ये देखिए ये 28 है। अगर आप देखेंगे तो 24 में क्या था, वचन उत्प्रेरणा धमकी के अधीन किया गया, की गई संस्कृति विसंगत है, लेकिन यदि उसके प्रभाव के दूर होने के बाद की गई हो तो ये प्रभाव के दूर होने के बाद तो 28, और ये है कि अगर उसको चेतावनी वगैरह नहीं दी गई तो ये दूसरा, परंतु 29 है। तो एक ही धारा में ये जो है 24 है। 24, 28, 29 को एक साथ कर दिया गया। बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग इसको मैं मानूंगा, ठीक है। तो ये पुराने के हिसाब से बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग को मैं अच्छा मानूंगा कि इस ड्राफ्टिंग को इस तरह से किया गया है। सो दिस इज आप याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। 22 इज इक्वल टू 24, 28, 29। 22 इज इक्वल टू, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं फिर से, ये है आपका 24, 28, 29। ये है आपका 25, 26, 27। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया। ये है 30 और ये है 31। ओके, तो यहां कितनी धाराएं कम की गई, 2 धाराएं यहां कम हुई, 2 धाराएं यहां, 4 धाराएं कम हो गई। केवल धाराएं नहीं कम हुई, 24 के साथ 28 को पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था। 24 कहीं है, 28 कहीं है।
24 के साथ 29 को बोलने के लिए कहना पड़ता था पढ़ने के लिए। अजीब सा उसकी दूरी थी। तो ये बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। देन आता है जो 32 था, डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह, 32, 31, 32, 33 ये यहाँ पे हैं, एज इट इज हैं। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये पहले कहाँ से कहाँ तक था? तो ये पहले ये हेडिंग थी, ये 32 एंड 33 पुराने एक्ट में। ये जो है 34 to 39 कितनी धाराएं हो गई? 5 धाराएं। तो यहाँ से देखते हैं 28, 29, 30, 31 4 यहाँ हो गई, एक और नीचे होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 धाराएं कर दिया इन्होंने। नहीं तो पहले क्या था? 34 to 39, 34, 30 पहले भी 6 धाराएं थी। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जा रही है, एक्चुअली उस धारा को भी गिना जाता है ना। तो पहले 6 धाराएं थी, एज इट इज है 6 धाराएं, सॉरी। यहाँ पे हो गई 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। फिर इसके बाद जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, ये था 40 to 44 5 धाराएं, 5 40 भी एक होगी ना, 5 धाराएं। तो 34 to 38 जाना चाहिए, अगर है तो ये है 40, ये है 41, ये है 42, धाराएं कुछ कम की गई हैं। यहाँ हो गया प्रीवियस रिलेवेंट, ठीक है। देखते हैं इसको, 40, 41, 42, ये 43 और 44 सही तो है, एज इट इज है। 1 2 3 4 5 धाराएं पहले भी थी, 5 भी हैं। ओके, ये जहाँ की तहाँ है। तो सारा बदलाव कहाँ हुआ है? कन्फेशन पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्फेशन पे 26, 27 को 25 में डाला गया, 28, 29 को 24 में डाला गया, पुराने वाले 24 में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पहले कहाँ से कहाँ तक था? पहले था सेक्शन 45 to 51, 7 धाराओं में था। 45 to 51 7 सेक्शंस में था ये। आज कितने? 1 2 3 4 5 6 7, एज इट इज, नो चेंज। तो ये हो जाएगा 45, 46। हाँ, अब इसमें 45A जो जोड़ा गया वो भी इसी में डाल दिया गया। 47A भी इसी में डाल दिया गया। 48, 49, 50, 51, इसमें 45A भी रख दीजिएगा और इसमें 47A। ओके, फिर आता है कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट पहले कहाँ था? 52 to 55, संख्या के आधार पर 4 धाराएं थी, लेकिन 53A जोड़ दी गई थी तो 5 धाराएं थी, ठीक है। 52, 53, 54, 55 4 धाराएं। ये हो गया 52 एज इट इज। ये हो गया 53, 53 ये है 53A, ये है 54 और ये है 55। 53A को यहाँ पे क्लब नहीं किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि सेक्सुअल विक्टिम से उसके प्रीवियस कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये इस पर उसको एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाएगा, लैंगिक अनुभव नहीं पूछा जाएगा। ये अपने आप में एक अलग विषय है, इस नाते इसको इसमें मर्ज नहीं कर सकते। वहाँ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो उस विषय पर भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा इस एक्ट को कंपैरेटिवली तब आपको सब समझा दूंगा। देन आता है पार्ट 3 विच वाज अर्लियर पार्ट 2, हेडिंग इज द सेम, चैप्टर नंबर 3 सेम, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। देयर वर 3 सेक्शंस, 56, 57 एंड 58। इन 3 धाराओं को रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ सबसे ज़्यादा गैप हो रहा है सेक्शंस का। 51, 56 की जगह ले रहा है, 5 धाराएं कम हो गई हैं, 5 धाराएं कम हैं, जरा देखिएगा, ठीक है। 5 कहाँ से कम हो रही हैं? 1 जबकि यहाँ बढ़ गई 53A, 1 बढ़ गई, 5 कहाँ से कम हो रही है? चैप्टर नंबर 1 में 2 धाराएं कम हुई थी,
और 4 धाराएं कॉन्फेशन पे कम हुई तो 6 धाराएं कम हुई, 53A बढ़ गया तो 1 धारा बढ़ गई, यानी केवल 5 धाराएं अब अधिक रह गई। यहाँ 5 धाराएं अधिक हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गैप यहाँ है 6 सेक्शंस का गैप है। तो ये कॉम्पिटिटिव स्टडी जब आप करेंगे तो आपको धाराएं याद हो जाएंगी। ये दोनों हैं एडमिटेड जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट, न्यायिक स्वीकृत तथ्य, और ये है जुडिशियल एडमिशन 53, 58 में है ये 57 में है। ओके, आपने लिख लिया होगा। ऑफ ओरल एविडेंस चैप्टर नंबर 4 में है, आज भी चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है। ये है सेक्शन 59 और ये है सेक्शन 60 रूल ऑफ डायरेक्टनेस, ठीक है, प्रत्यक्षता का नियम। और ये 59 जो 54 पे अब आ गया कि मौखिक साक्ष्य से क्या साबित कर सकते हैं, स्कोप ऑफ ओरल एविडेंस। तो ये जहां का तहां है, ज्यों का त्यों है। चैप्टर नंबर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे का तैसे है, ठीक है। इसको अगर हम यहां तक करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, नहीं मैक्सिमम छोटा है। ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर 5 है, 5 ही है आज भी, तो यहां से हम कर लेते हैं इसको। सेक्शंस की बात अगर करें, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 61 के जैसा है, तो ये सेक्शन 61 है, ये सेक्शन 62 है प्राइमरी एविडेंस, 63 सेकेंडरी एविडेंस, प्रूफ, ठीक है। 64 है, एज इट इज है, 65 है। अब 65AB वो यहाँ है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये 65A है, ये 65B है, ठीक है। और ये एक अलग बात लिखी गई है, ठीक है, ये एक नई बात है। इसी में 65A और B कैसे तोड़ करके ये 3 धाराएं बना दी गई हैं, ठीक है। 65 भी बहुत बड़ी है, इस नाते 3 बातें बना दी गई हैं। ये रूल्स एज टू नोटिस 66 है पुराने एक्ट की, 67 और 67A यहाँ है, लिखते जाइएगा, ठीक है। ये है 68, ये है 69, 70, 71, बहुत थोड़ा सा गैप रह गया यहाँ, यहीं पे जाके 74 मैच कर जाएगा ना। ये है आपका 73, ये है आपका 73, ये है 72, ये है 71, ये है 73A। इसी नाते 74 पर जाकर के कॉमन हो जाता है, ठीक है। कंपैरिजन जो है पहले 73 में था, 72 में आ गया। प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर 73A है, अब वो 73 पे आ गया। और इसी नाते पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 में तो कभी 6 सेक्शंस का गैप जो था यहाँ आके 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 65A 65B की जगह पे 2 धाराएं की जगह 3 लिख दी गई, 5 धाराओं का गैप चल रहा था। फिर इसके बाद 67A और 73A, इन दोनों के लिए भी अलग धाराएं लिखी गई। तो 5 धाराएं जो आगे चल रही थीं वो 5 नई धाराएं जोड़ देने से 74 पर आकर के जहां थे वहीं आ गए, ठीक है, 73 पर। बस यहाँ क्या है, 74 एंड 75 दोनों है। तो ये पहला ऐसा जंक्चर मिल रहा है और एकमात्र ऐसा जंक्चर है, एकमात्र ऐसा संयोजन है जहां पुरानी धारा और नई धारा एक जगह पे है, एक ही संख्या है। बट ये 75 भी है, ये है 76, दिस इज 77 एंड दिस इज 78। तो यहाँ से एक धारा कम कर दी गई, ठीक है। अब ये इसी नाते एक धारा कम हो गई। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स ये चलेगा आपका पुराने एक्ट में 70 to 90A, इसमें बहुत सारी A भी है, ठीक है। तो ये है 79, ये है 80, ये है 81। अब इसमें डिजिटल रिकॉर्ड में आ गया तो ये 81 नहीं है बल्कि ये है आपका 81A, ठीक है, ये 81A होगा। आगे पीछे वो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। पुराने सेक्शन से मर्ज करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये पूरा करवा ही दें आपका। जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी 79, तो 78 को 79 लिखेंगे। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एविडेंस, ठीक है, 80 प्रिजम्पशन। हो यहाँ पे है ना, हाँ, एक धारा मैंने यहाँ खुद ख़त्म कर दी, तो ये कैसे दिखाई देगा।
81 यहाँ है, ये देखिए मैंने खुद इसको यहाँ कर दिया, ये है 81, फिर ये है 81A, ठीक है। फिर इसके बाद ये है 82, थोड़ा सा हटाया गया है, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील एंड सिग्नेचर, तो इसको हटा दिया गया, 82 पुराना हटाया गया, ठीक है। 82 हटा दी गई है, पुरानी 82 हटा दी गई है, तो ये 83 है, पुरानी 82 हटा दी गई है। ध्यान रखिए, पुराने सेक्शन की 82 को हटा दिया गया है क्योंकि ये ब्रिटेन की बात करती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, 82 हटा दी गई। 82 की जगह 83 हो गया, सॉरी यहाँ एक सेक्शन कम रह गया फिर, और 83 प्रिजम्पशन एज टू मैप एंड प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये 83 हो गया। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज रिपोर्ट्स एंड जुरिडिक्शन, ये 84 है। तो बस एक धारा का अंतर चल रहा है। प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी 85 है, 84 में 85 आ गया। अब प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में 85A है, तो 85 पर 85A आ गया। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, तो ये है 85B, ठीक है, लिख लीजिएगा 85B। सेक्शन 82 जो पुराने एक्ट की है उसको हटा दिया गया है, ओके, हैज बीन रिपील्ड, इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू बिल, सेक्शन 82 इट हैज बीन रिपील्ड विद इट्स कंटेंट, संख्या ही नहीं हटाई गई, उसके पूरे प्रावधान को हटा दिया गया। तो 86 पर 85B जो नया बिल है, ठीक है, अगर आप पुराने एक्ट पर लिख रहे हैं तो 85B पर सेक्शन 86 लिख लेंगे। देन सेक्शन 87 से हम चलेंगे, बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, यहीं पे लिखना है सब पे। 87 जो है 85C है, 87 इज 85C। देन 88 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जजमेंट्स, फॉरेन जजमेंट्स 86 आ गया। अब 86, 87 बुक एंड मैप, तार संदेशों के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस अब आ गया, थोड़ा सा 90 को और 90 को, तो तार संदेश हटा दिया गया, 88 भी हटा दिया गया। 88 हैज़ बिन रिपील्ड, तार संदेश, अब तार की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नाते 88 हटा दिया गया। तो सेक्शन 82 और 88 अपने कंटेंट के साथ हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, तार संदेश की जगह पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी क्या था 88A, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस 88A आ गया। प्रिजम्पशन एज टू ड्यू डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड, पेश न की गई 89 है। ये है 90, बहुत फेमस लॉ, और ये है 90A। तो दो धाराएं इस चैप्टर से गायब कर दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 एंड 88 चैप्टर 4 से हटा दी गई हैं, रिपील कर दी गई, उन्हें कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, चैप्टर 5 से हटा दी गई हैं। चैप्टर 5 जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का था, उसमें से इतनी धाराएं हटा दी गई हैं। कितनी? 2 धाराएं। अब आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 पहले कहाँ से कहाँ तक था? तो अर्लियर इट वाज सेक्शन 91 to 100, 91 to 100। देयर वर 9 सेक्शंस, सॉरी 10 सेक्शंस। 10 सेक्शंस में आज कहाँ है? आज भी 10 है, एज इट इज 10 है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 99S, ये हो गया 98, 97, 96, 95, 93, 94, 92 एंड 91। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज कॉपी पेस्ट है। चैप्टर 6 जस्ट हैव बीन
देयर इज चेंज इन ओनली इन नंबर ऑफ सेक्शंस। पहले 91 to 100 था, अब 94 to 103 है। ध्यान दीजिए, इधर की संख्या अब बढ़ रही है, इधर की 3 धारा इधर ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि चैप्टर 5 में ABCD बहुत ज़्यादा था। पार्ट 4 जो पहले पार्ट 3 था, अर्लियर इट वाज पार्ट 3, जस्ट नंबर वाज पार्ट 3, हेडिंग वाज एज इट इज। चैप्टर 7 ऑन द बर्डन ऑफ प्रूफ, पहले ये कहाँ से कहाँ तक था? अर्लियर इट वाज 101 to 114A। तो अगर देखें तो 14 धाराएं थी, 101 से 114 तक 14 धाराएं, और 114 का, 111 का, 113 का, 114 का, इतनी धाराएं एक्स्ट्रा थी। 111A, 113A, 113B, 114A, 4 धाराएं एक्स्ट्रा थी। 14 4 18 धाराएं पहले थी। अब देखते हैं कितनी है। 104 से शुरू हो रहा है। इट इज इक्वल टू 101, इट इज इक्वल टू 102, इट इज इक्वल टू 103, इट इज इक्वल टू 104, इट इज इक्वल टू एक्सेप्शन 105, सिंपल एकदम जस का तस। 106, 107, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 108। ठीक है, 109, 112 हो गया, 109। ठीक है, तो धारा 104 से 112 तक, 101 से 109 जैसा एज इट इज, नो चेंज। ठीक है, फिर आता है आपका 100, कब्जा जो है स्वामित्व का सबूत माना जाएगा, 110 है वो। प्रूफ इन गुड फेथ ट्रांजैक्शन, एक्टिव कॉन्फिडेंस 111। सर्टेन ऑफेंस, ये 111A था पहले, ये पंजाब के आतंकवाद के दौरान जोड़ा गया था। अब 112 लेजिटिमेसी का जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो 116 में हो गया, 4 धारा। अब देखिए संख्या इधर बढ़ रही है। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन 113 क था। प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ 113 ख था। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स वो 114 था, और ये 114 क। ठीक है, इतनी धाराएं तो ज्यों का त्यों रखा गया, कुछ भी नहीं चेंज है इसमें, नथिंग इज चेंज। चैप्टर 8 स्टॉपेल पहले था, आज भी है, बस संख्या चेंज कर दी गई। 121 वाज 115, 116, 117 एज इट इज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर 6, 7 और 8 में कुछ भी नहीं बदला गया है, केवल सेक्शंस को जहाँ ABCD था वहाँ उसको प्रॉपर नंबरिंग कर दी गई है। ठीक है, मतलब आप अगर एक धारा जो 91 की जगह 94 है, उसको आप अपने इसी पुराने ब्रैकेट में 94 कर दीजिए और फिर प्रॉपर नंबर लिखते चले जाइए, तो आपका यही एक्ट नया एक्ट बन जाएगा। वैसे भी केवल 88 हटा देनी है आपको, और उधर 24, 28, 29 एक साथ कर देनी है। 25, 26 को 7, 25, 26, 27 को एक साथ कर देना है। तो एक्ट में बदलाव क्या है? ये पुराना ब्रैकेट ही काम कर जाएगा। ऑफ विटनेस चैप्टर 9 था ये, यस। चैप्टर 9 पहले था, आज भी चैप्टर 9 है ऑफ विटनेस। अब चैप्टर 9 कहाँ से कहाँ तक था? 118 to 134। इसमें कोई नई धारा थी जी? नहीं थी। तो ये कितना हुआ? 14 धाराएं उधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो ये 17 धाराओं का अध्याय था। 17 सेक्शंस थे। 17 में देखिए 124 से हम चल रहे हैं, तो ये जाना चाहिए 140 तक। ठीक है, देखते हैं 140 तक है, फिर हम लिखेंगे नहीं, आप 139, हाँ ठीक है, एज इट इज है। टाइटल लीड ऑन आप, एक धारा कम की गई है, नहीं कोई धारा नहीं कम है। 1 मिनट, पहले कितना था? 134, संख्या निकालने में हमसे गलती हो जा रही है। 134 माइनस 118 तो 117 कर देंगे। 7 और 1, 17 धाराओं का अध्याय था। 17 धाराएं आज भी हैं। ठीक है, हाँ।
ज्यों की त्यों है, कोई धारा कम अधिक नहीं की गई है। ये देखिए आप, मैं भी दिखा देता हूँ। ये 118, 119, हस्बैंड एंड वाइफ 120, जज मजिस्ट्रेट 121, ड्यूरिंग मैरिज 122, एविडेंस एज टू एफआईआर ऑफ स्टेट 123, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124। हाँ, एक धारा कम होगी, देखिए सही बात है, एक धारा कम हो गई है पहले से। कहाँ कम होगी अभी बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक धारा कम की गई और ठीक किया गया, कम किया गया। कमीशन ऑफ ऑफेंसेज 125, पुराने एक्ट में 125, ये 126 एंड 127 दोनों एक साथ कर दी गई। पहले था 126 में प्रिविलेज अगेंस्ट एडवोकेट एक्सेट्रा, और 127 में प्रिविलेज अगेंस्ट क्लर्क एंड असिस्टेंट ऑफ द एडवोकेट एक्सेट्रा। इन दोनों को अब एक में कर दिया गया। जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थी वो अधिवक्ता के विरुद्ध 126 में और उसके जूनियर या उसके क्लर्क के खिलाफ 127 में लागू होती थी। इन दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। तो इस नाते यहाँ से एक सेक्शन अब डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाई वॉलंटरी एविडेंस 128 है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर 129। ये दोनों धाराएं दस्तावेज न देने का 130 एंड 131, ये दोनों धाराएं, ये 130, 131। तो केवल 127 हटाइए और नंबर लिखते जाइए। 127, 126 को एक में मर्ज कर दीजिएगा। दो धाराएं यहाँ भी मर्ज कर दी गई। 132 कंपल्सन ऑफ विटनेस टू आंसर द क्वेश्चन, एकम्प्लिश 133 और नंबर ऑफ विटनेस 134। तो एक धारा यहाँ कम की गई। अभी मैं इसका चार्ट बनवा दूंगा कि कहाँ कौन कौन सी धाराएं मर्ज की गई हैं। 24 के साथ, पुराने 24 के साथ 28, 29 मर्ज की गई। पुराने 25 के साथ 26, 27 मर्ज की गई। और सेक्शन 126 के साथ 127 मर्ज की गई। 74 के साथ 75 मर्ज की गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है, बहुत देर अब नहीं लगेगी। चैप्टर 10 जैसे था वैसे ही है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिल्कुल वही है। ये 135 है, ये 136 है एज इट इज़, ये 137 है एज इट इज़, ये 138 है एज इट इज़, ये 139 है एज इट इज़, ये 140 है एज इट इज़। यहाँ तक तो सही है। लीडिंग क्वेश्चन, इस पर पहले सेक्शन थी 141, 142, 143। इन तीनों को एक में कर दिया गया है यहाँ पर 141 to 143, ठीक किया गया। तो फिर एज टू मैटर्स इन राइटिंग 144, तो तीन धाराएं यहाँ भी मर्ज कर दी गई 143 के आसपास, लीडिंग क्वेश्चन की। क्रॉस एग्जामिनेशन 145, ठीक है, ये है। लॉफुल क्वेश्चन 146, आंसर देना है कि नहीं देना है 147, जज डिसाइड करेगा 148, बिना किसी ग्राउंड के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे 149, और अगर पूछेंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट एक्शन लेगा 150, वो 153 में कर दिया गया। ये पहले का 150 है पुराने, ये 151, ये 152, ये 153, ये 154 जो हॉस्टाइल विटनेस था, क्वेश्चन बाय ए पार्टी ऑफ हिज ओन विटनेस, जिसको हॉस्टाइल विटनेस कह रहे थे, 157 में चला गया। 155, 156, 157, 158 एंड रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 था, एज इट इज है। आप देखिए केवल लीडिंग क्वेश्चन पे संख्या तीनों एक में कर दीजिए, बस सब धाराएं जहां की तहां ज्यों की त्यों हैं। कौन कह रहा है याद करने में प्रॉब्लम है, एक दिन में आपको याद हो जाएगा अगर पहले से याद था तो। ये है 160, 161, 162, ठीक है, 163, 164, 165। एक और धारा हटा दी गई है 167, तो 82, 88 एंड 166, 7 नहीं 166 हटा दी गई। इन तीनों को हटा दिया गया। ये ब्रिटिश मुहर वगैरह की बात करती थी, इस नाते ये तार संदेशों की बात करती थी जो अब खत्म हो गए, तार टेलीग्राफ खत्म हो गया। और 166 जूरी सिस्टम की बात करती थी, इस नाते तीन धाराएं समाप्त कर दी गई हैं, ठीक।
1 नो न्यू ट्रायल इम्प्रॉपर एविडेंस 167, और ये एक नई धारा जोड़ी गई है विच इज इक्वल टू सेक्शन 2 ऑफ द ओल्ड एक्ट। तो अब चलिए एक चार्ट हम फटाफट बना लेते हैं। फटाफट हम यहाँ पे एक चार्ट लेते हैं। चार्ट एक लेते हैं, कौन कौन सी धाराएं क्लब की गई। क्लब द सेक्शंस क्लब्ड, ओल्ड सेक्शंस द क्लब्ड। थ्री सेक्शंस का जो ग्रुप है, इसमें एक है आपका 24, 28, 29, ये क्लब कर दिया गया एक में। फिर इसके बाद एक है 25, 26, 27, ये 3 क्लब किया गया। फिर है 141, 142, 143, ये 3 क्लब कर दिया गया। ठीक है, 2 सेक्शंस जो क्लब किए गए, 2 सेक्शंस जो क्लब किए गए, तो ABCD में छोड़ दे रहा हूं, अदरवाइज आपका आ जाएगा 22 एंड 22A क्लब किया गया। तो ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस निकल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही 45 एंड 45A, 47 एंड 47A। ठीक है, ये सब क्लब किए गए 2 धाराओं के सेक्शंस। और क्या क्लब किया गया है, 65 ABC नहीं, 65A 65B को 3 धाराओं में बदल दिया गया, बढ़ा दिया गया बल्कि वहाँ। और क्या क्लब किया गया, देखिए एक क्लास में हमने इतना याद कर लिया, एक बार केवल देखा ड्राफ्टिंग। ठीक है, और क्या क्लब किया गया, क्लब करने में भी एक तो 74 एंड 75, और एक इधर भी क्लब किया गया है ना, जल्दी से। ठीक है, सेक्शन जो हटा दिए गए, रिपील्ड, बिल्कुल हटा दिए गए, 82, 88, 160, ये 3, सॉरी 166, ये 3 तो बिल्कुल हटा दिए गए, अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा 3 और 4 को भी मर्ज किया गया ना, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, 3 एंड 4 को एक में कर दिया गया, 3 और 4 को भी मर्ज किया। इसमें एक धारा को छूट रही है, हम आखिरी में बोले थे आपसे लास्ट टाइम पे कि 2 धाराओं को एक जगह किया गया है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जिन लोगों को कल इंटरव्यू देने जाना है या कल से जिनका इंटरव्यू हो, कृपया इस लेक्चर को ज़रूर देख लें, उनके लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू।